फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारा सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कि ये सब्जेक्ट है बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीजेएमसी, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, एमकॉम और एमबीए, इनमें आने वाला ये सब्जेक्ट है। अगर आप बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो ये सब्जेक्ट कोर्स बीकॉम ऑनर्स और एमकॉम तीनों में आ जाता है ये। अगर आप बात करें आईपी यूनिवर्सिटी तो उसमें बीबीए में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ओबी नाम का सब्जेक्ट मिलेगा आपको। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर से अगर आप बात करें वहाँ भी आपको सब्जेक्ट कोर्सेज में ये ओबी नाम का सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज मेरी ओबी की पहली वीडियो होने वाली है। तो मैं अगर आप बात करूँ पर्सनली तो मैंने ये सब्जेक्ट एमकॉम में स्टडी किया था। मैंने ये सब्जेक्ट जब हम बीकॉम ऑनर्स कर रहे थे, मैंने खुद से बीकॉम ऑनर्स एंड एमकॉम किया है खुद में। तो बीकॉम ऑनर्स में हमारे सब्जेक्ट कोर्सेज में ये नहीं था सब्जेक्ट, हमें ये मिला था एमकॉम के अंदर। तो खैर देखते हैं क्या है ओबी। अगर हम बात करें ओबी की तो देखिए नाम से पता लग रहा है ये बात करता है किसकी, ये बात करता है एक संस्था के बिहेवियर की, कि एक संस्था में कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेवियर होना चाहिए। जी हाँ, अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन 3 लेयर पे मिलके बनता है। माफ़ी चाहूँगा, मैं टाइप इससे करूँगा क्योंकि मेरा कीबोर्ड जो है वो थोड़ा ख़राब हो रखा है। इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशानियाँ मुझे भी फेस करनी पड़ी। पहला तो ये कीबोर्ड को लेकर ही था। आई नो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत का काम है क्योंकि कीबोर्ड पे सारा काम होता है। खैर भूल जाते हैं उसे। तो देखते हैं इंडिविजुअल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेयर पे बनाया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन 3 लेयरिंग करके बनती है। ऑर्गेनाइजेशन का 3 स्तरीय लेवल होता है। पहला होता है इंडिविजुअल लेवल, दूसरा होता है ग्रुप, और तीसरा जो बनता है उससे वो बनता है हमारा स्ट्रक्चर। जी हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन 3 चीज़ों से मिलके बनती है। क्या क्या? इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इंडिविजुअल, हर कोई एक इंडिविजुअल अपनी पहचान रखता है। आप आए, आप किसी संस्था से जुड़े, आपने क्या किया, उसमें जुड़ के अपनी बात रखी, अपने व्यूज़ रखे। आप आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, कल को आप जॉब करेंगे, तो आप एज एन इंडिविजुअल ही जाओगे ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने के लिए। तो आप इंडिविजुअल, आप जैसे कितने सारे लोग आएंगे जो मिलके क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। ऐसे करके डिफरेंट ग्रुप्स का निर्माण होगा और उन ग्रुप से मिलके बनेगा एक स्ट्रक्चर। तो इन 3 चीज़ों का समेशन, इन 3 चीज़ों का क्या होता है फ्रेंड्स, इन 3 चीज़ों का समेशन होता है, इन 3 चीज़ों का टोटल होता है आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इन 3 चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं तो इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिविजुअल ग्रुप्स और स्ट्रक्चर को मिला के तैयार होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं तीनों का बिहेवियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, माफी चाहता हूं, जो हम इसमें बात करेंगे वो इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में बात करने जाएंगे। इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में, ग्रुप बिहेवियर के बारे में और किसी स्ट्रक्चर के बिहेवियर के बारे में। इंडिविजुअली जब हम इन 3 चीज़ों को अलग अलग पढ़ लेंगे तो उससे हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर का अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात की जाती है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर होने वाला है। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अगर हम बात करें और बात ना हो मैनेजर्स की तो ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट चैप्टर आज हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ ओबी। इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन मैटर। इट इज ऑल अबाउट टॉपिक्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ओबी जो आपको इस सब्जेक्ट से और ज्यादा जोड़ेंगे। ये देखो जान लेना बहुत जरूरी होता है कि ओबी जो है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है, ये क्या है। हम इसमें इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, बट मीनिंग पे जाने से पहले, मीनिंग पे और शॉर्टकमिंग्स पे, इसकी साइकोलॉजी पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो किसी पर्सन का होता है वो और कहीं नहीं फ्रेंड्स, और वो और कोई नहीं होता, वो मैनेजर्स होते हैं। हम देखो, मैं आपको मान के चल रहा हूं, मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आपको जो बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम जैसे, एमबीए जैसे लेवल पे दिखता है। तो मैं समझता हूं कि आपको बेसिक स्टडी पता होगी कि ऑर्गेनाइजेशन कुल मिला के क्या है, बट मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया अपना आपको समझाने का कि ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन सही मायने में है क्या, हालांकि इसको हम और डेप्थ में अभी फिर भी पढ़ लेंगे। तो आइए देखिए, हमें पता होना चाहिए कि मैनेजर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं। ऑब्वियसली जो काम संभालते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं, उनके बारे में और ज़्यादा हम प्रकाश डालेंगे, बात करेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, ये मैनेजर्स के ऊपर होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसे अच्छा बनेगा, सही बनेगा। तो मैनेजर्स क्या हैं? देखो, मैनेजर्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बहुत गलतियां करते हैं मैनेजर्स। कहीं इसलिए करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, और कहीं सच में डम्ब होते हैं। कई मैनेजर्स सच में डम्ब होते हैं। मैनेजर्स मेक्स अ लॉट ऑफ मिस्टेक, अदर्स रिफ्लेक्ट लैक ऑफ नॉलेज, एंड सम आर जस्ट डम्ब। सी, दीज मैनेजर्स डोंट इवन नो हाउ टू ट्रीट एन एम्प्लॉई। ऑलराइट, अब आप मुझे बताओ, आज आपको मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया, आप इंडिविजुअली जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो कैसे जाओगे, बता सकते हो? कैसे जाओगे? आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या बन के जाओगे? आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉई बन के जाओगे। बिल्कुल ठीक कहा। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या बन के जाओगे फ्रेंड्स? आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई बन के जाओगे। वहां आप जैसे एम्प्लॉइज और बहुत से लोग होंगे जो आप जैसे वहां पे आपको दिखेंगे। एम्प्लॉइज तो होंगे ही होंगे, साथ में क्या होंगे? एम्प्लॉइज के साथ आपको मिलेंगे आपके ऊपर कंट्रोल करने वाले, बिल्कुल ठीक समझे, एम्प्लॉयर। जी हाँ, आपको कौन लोग मिलेंगे? एम्प्लॉयर आपको वहां मिलेंगे। तो वहां बनेगा एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, वहां बिल्ड होगा एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जी हाँ, तो ये जो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है ये बहुत जरूरी बन जाता है, और खास तौर पे तब जब मैनेजर्स आपको ट्रीट किस तरह से करते हैं। समटाइम्स मैनेजर डोंट इवन नो हाउ टू ट्रीट एन एम्प्लॉई। द बेस्ट वे टू ट्रीट एन एम्प्लॉय इज नॉट अ रॉकेट साइंस। देखो, ये हम सब जानते हैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट स्टिल एक ये डिफिकल्ट टास्क है। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का। हम सब ने मूवी देखी है चक दे, चक दे इंडिया, है ना? उस चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान ने एक सबसे बड़ा अटेम्प्ट किया अपनी टीम को प्रॉपरली प्लानिंग प्रोवाइड करा के, उसको जोड़ के, ऑर्गेनाइज करके, और उसको बहुत इंपॉर्टेंट लीड करके। All right, the Chak De team exemplifies the management function of planning, organizing and leading. फलस्वरूप हुआ क्या? इंटरपर्सनल स्किल्स, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते थे, और टीम वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने टीम को लीड किया, और आपके सामने रिजल्ट था। उस मूवी ने क्या किया? उस मूवी ने ये दिखा दिया कि विक्ट्री पॉसिबल है। हॉकी में ये चीज पॉसिबल है, इंडिया गोल्ड ला सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक अच्छी, आप कह सकते हो, टीम स्पिरिट उस मूवी के अंदर देखी गई। ऑलराइट, तो ये चीज है एक अच्छे मैनेजर की, जब एक अच्छा मैनेजर आपको मिलता है अपनी टीम में। तो देखो, रिकॉग्निशन, ये जानना कि इंपॉर्टेंस एक अच्छी डेवलप मैनेजर की क्या है, of recognition of the importance of developing managers interpersonal skills is closely tied to the need of organization to get and keep high performing employees. Obviously बात यहां चल रही है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की। उस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर अगर हम बात करें तो ये बहुत जरूरी होता है कि मैनेजर्स के स्किल्स बहुत इंप्रूव्ड हों, जिससे वो क्या कर पाए, एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल पाए। किनसे? एम्प्लॉयज से। देखो, हम सब जानते हैं एम्प्लॉइज जो हैं वो बेसिकली उनकी डिमांड लेबर मार्केट में कम है, सप्लाई ज्यादा है इंडिया जैसी कंट्री में, बट स्टिल अच्छे एम्प्लॉइज की, जो आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉइज हैं, वो हमेशा ही कम होते हैं, वो हमेशा ही क्वांटिटी में कम मिलेंगे। देखो, क्रीमी लेयर हमेशा ही कम मिलती है, बेवकूफ लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। ऑब्वियसली एक अच्छा एम्प्लॉई, आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बना के बैठे हैं, एक अच्छा एम्प्लॉय आपके पास क्यों टिकेगा? ऑब्वियसली एक अच्छा मैनेजर अगर वहां होगा तो। एक अच्छा मैनेजर एक अच्छा एम्प्लॉय बेस क्रिएट करवा पाता है। सो कंपनीज नीड टू बिल्ड इन एलिमेंट्स, कंपनी को ऐसे एलिमेंट्स बनाने चाहिए जो ऑटोनॉमी, आजादी, चैलेंजिंग टास्क, स्कोप, दायरा, दूरदर्शिता, इनोवेशन की खास तौर पे जॉब्स में वो ला पाए वर्कफोर्स के अंदर। इट रिवील्ड दैट द वेजेस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स आर नॉट द मेन रीजन। देखो, हम सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप पैसा प्रोवाइड कराएं, फ्रिंज बेनिफिट्स जो एम्प्लॉइज को आप बेनिफिट्स देते हैं, लालच देते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टिकने का, सिर्फ ये देख के एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में नहीं टिकता, बशर्ते उसको बाकी और बेनिफिट्स ना मिले। देखो, फार मोर इज द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज जॉब एंड द सपोर्टिवनेस ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट, ये बहुत मैटर करता है। अब आपका जो एम्प्लॉयर है वो सपोर्टिव नहीं है, वो मेंटली हैरास करता है एम्प्लॉइज को, क्या वहां पैसा काम आएगा? एक बात बताओ, आपको दुनिया भर का पैसा आपकी जॉब से आपको मिलता है, ठीक?
आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा कर पाओगे अगर आपको वहां पे मेंटली हैरास किया जा रहा है? उस पैसे का क्या करोगे? आपको सैलरी क्रेडिट का मैसेज मिलता है, आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई, ठीक है, खुशी मिलेगी जब आप मेंटली हैरास्ड हो। बताइए, आपकी वहां बेइज्जती हो रही है, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता, चीजें वहां बद से बदतर हो जाएंगी। तो पैसा सब कुछ नहीं है। सो हैविंग मैनेजर्स विद गुड इंटरपर्सनल स्किल्स इज लाइकली टू मेक द वर्क प्लेस मोर प्लेजेंट, विच इन टर्न मेक इट इजियर टू हायर एंड कीप क्वालिफाइड पीपल। अच्छे इंप्लॉइज आप ले पाएंगे अगर आपके मैनेजर्स अच्छे होंगे। इसके अलावा एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट हमेशा ही इकोनॉमिकली एक अच्छा माना जाता है। तो हम सब जानते हैं मैनेजर्स की, यहाँ पे हमने बात की है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। ऑब्वियसली तो मैनेजर एक बेस बनता है एक अच्छे ओबी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। तो दैट्स वाई हम इसके इंट्रोडक्शन में मैनेजर से बात करेंगे। देखो मैनेजर्स को करना क्या होता है, व्हाट मैनेजर्स कैन डू, मैनेजर्स क्या कर सकते हैं। सी मैनेजर्स क्या करते होंगे, आपके हिसाब से क्या करते होंगे? ऑलराइट, मैं आपको बताता हूं। देखो मैनेजमेंट से वर्ड निकला है मैनेजर्स, तो मैनेजमेंट का मतलब होता था गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये बात आपने 12वीं क्लास में सबने पढ़ी होगी, जो एमकॉम के बच्चे, एमबीए के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं, उन सब ने ये बात ग्रेजुएशन में करी होगी, ग्रेजुएशन वालों ने 12th में की होगी, और ऑब्वियसली जो कुछ 12th के ये सीखना चाह रहे हैं अभी, वो ये चीज़ जान लें कि मैनेजर्स का काम होता है लोगों से काम करवाना। दे मेक डिसीजंस, एलोकेट रिसोर्सेज एंड डायरेक्ट द एक्टिविटी ऑफ अदर्स टू अटेन गोल्स। देखिए वो फैसले लेते हैं, रिसोर्सेज को अपनी सही जगह पहुंचाते हैं, और टाइम टू टाइम एक्टिविटीज को इस तरीके से मोल्ड करते हैं ताकि गोल अचीव होता रहे। Managers do their work in organization which is consciously coordinating social unit on continuous basis to achieve a common see. कॉन्शियस होकर आप ये काम करते हैं। पहली बात, ये सारे एक्शन डेलिब्रेटली होते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेलिब्रेट एक्शन। डेलिब्रेट एक्शन, ओहो ये कीबोर्ड ने बड़ा दुखी किया हुआ है तो मुझे। डेलिब्रेट एक्शन, ऑलराइट। डेलिब्रेट एक्शन से क्या मतलब है बता सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स? हाँ, डेलिब्रेट एक्शन का मतलब होता है जो हम जानबूझ के अपने काम में लेकर आते हैं। डेलिब्रेट, जानबूझ के लाया जाने वाला एक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे आपको कोई लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड कराया अपने यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस पे। अब ये ऐसा तो नहीं है कि मैं रात को सो रहा हूँ, नींद से उठा और मैंने चुपचाप ये बनाना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। ये काम मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मुझे एमकॉम, एमबीए, बीकॉम ऑनर्स की ऑडियंस को टैकल करना है। मैं समझता हूँ कि कुछ अच्छा मैं आप लोगों को भी दे पाऊँ, तो शायद ये चीज़ मैं इस पर्पज से कर रहा हूँ। तो ये मेरा डेलिब्रेट एक्शन है, ये चीज़ मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, राइट। तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए? आपका एक्शन होना चाहिए, अगर आपको मेरे काम से अगर आपको अच्छा लगता है मेरा काम, तो आप डेलिब्रेटली ही सही बट दिल से यार प्लीज लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को हिट कीजिए। ये डेलिब्रेट मतलब जो हम जानबूझ के करते हैं पूरी प्रॉपर कॉन्शियसनेस में। तो मैनेजर्स भी क्या करते हैं? डू वर्क देयर ऑर्गेनाइजेशन, डू देयर वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन। जो जानबूझ के करते हैं क्या पैदा करने के लिए? कोऑर्डिनेशन, तालमेल, उस सामाजिक वातावरण में जो लगातार बनता चला जाता है ताकि गोल उससे अचीव होते रहें। तो ये मैनेजर्स का काम होता है जो हमने हमारे लिए करते हैं। ऑलराइट, मैनेजर्स का जो मैंने मतलब बताया है वो कहां से निकला? मैनेजमेंट फंक्शन से। और अब मैनेजमेंट फंक्शंस क्या थे? जिन्होंने 12th क्लास में और ग्रेजुएशन, जो एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर ग्रेजुएशन में से आए हैं खास तौर पे कॉमर्स स्ट्रीम से, तो उनको पता होगा कि हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी है, और ये 20th सेंचुरी की थ्योरी थी जो फ्योल द्वारा दी गई थी, मिस्टर हेनरी फ्योल। अगर किसी ने पढ़नी है तो आपको यहाँ पे इस एरिया पे एक आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा जहां से आप फ्योल के 5 प्रिंसिपल्स, 5 फंक्शन मैनेजमेंट थ्योरी को पढ़ सकते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स और प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा रखी है। वेल, ये जो थ्योरी है फ्रेंड्स, ये एक 20th सेंचुरी थ्योरी है, बट आज की क्लास में हमें अपने इस लेक्चर में ओबी में हमें जो स्टडी करना है वो है हमारा 4 फंक्शन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जो एज पर कोर्स डिमांडिंग की गई है। वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। जी हाँ, ये 4 फंक्शंस की थ्योरी जो है ये कहीं ना कहीं आपको मोल्ड करके प्रोवाइड कराई गई है, थोड़ा सा चेंजेस करके प्रोवाइड कराई गई है, जो 5 फंक्शन थ्योरी का ही एक एस्पेक्ट है। इसमें एक फंक्शन है, आप देख पा रहे हैं स्टाफिंग, वो मिसिंग है, तो उसको हटा दिया जाए तो स्टाफिंग को एक अलग फील्ड माना जाने लगा है आज की डेट में, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके हिसाब से। तो इस वजह से मैनेजमेंट में अब ये 4 फंक्शंस को कंसिडर किया जाता है, उसे एक ऑल टुगेदर सेपरेट एस्पेक्ट माना गया है। तो हमारे लिए जो काम होता है मैनेजर का, वो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग और कंट्रोलिंग। आइए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो इट इनकम्पासेस डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें चीजें आती हैं
पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने की, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स, कैसे उसे आप पूरा करेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजिक एक्शन लेकर आना। देखिए, स्ट्रैटेजी कोई नया वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं आपसे आपको अगर मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं तो मैं आपको समझा दूं कि स्ट्रैटेजी एक सिंपल सा वर्ड है फ्रेंड्स। स्ट्रैटेजी का बेसिक मीनिंग होता है एक ऑल टुगेदर एक सेपरेट प्लान। जी हाँ, कह सकते हैं एक सेपरेट प्लान, सेपरेट सेट ऑफ प्लान, सेपरेट सेट ऑफ प्लान, सेपरेट सेट ऑफ प्लान। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ है बट कीबोर्ड की दिक्कत है, क्या करें। कोई बात नहीं, हम ऐसे टाइप करेंगे। तो सेपरेट सेट ऑफ प्लान्स, जिसके अंदर अलग से इसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, अलग से इसके अंदर अपने इंडिविजुअल गोल्स, अलग से इसके अंदर प्रोसीजर सब दिया जाता है अलग अलग काम को लेकर, तो उसे ही नाम दिया जाता है स्ट्रैटेजी। जैसे मैं यहाँ पे तरुण अनेजा क्लासेस चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को टैकल करता हूँ, उन क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टैकल करता हूँ। अब मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के चलता हूँ। तो अब ऑब्वियसली जो 12th के लिए सब्जेक्ट है, जो 11th के लिए सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन का है, जो एमकॉम का है, सबकी स्ट्रैटेजी सेम तो नहीं हो सकती, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी, राइट। सबको पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इस वजह से मेरी स्ट्रैटेजी एक सेपरेट स्ट्रैटेजी होती है, एक सेपरेट सेट ऑफ प्लान्स मेरे बनते हैं हर लेक्चर को लेकर, तो वही कहलाती है स्ट्रैटेजी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाती हैं और एक डेवलप किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान्स, ताकि चीज़ों को जोड़ के इंटीग्रेट करके पूरा किया जा सके। यानी कि कुल मिला के एक बेस लाइन तैयार करना, वही कहलाता है प्लानिंग। प्लानिंग हो जाने के बाद हम बढ़ चलते हैं आगे ऑर्गेनाइजिंग पे। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कुल मिला के चीज़ों को जोड़ना होता है। ऑर्गेनाइज करना नाम से समझ आ रहा होगा। मैनेजर्स का काम होता है कि वो डिज़ाइन करें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। ऑब्वियसली जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे याद दिलाना होता है क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में हमने बात की थी किस चीज़ की, छोटी क्लास में ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रक्चर में हमने बात की थी किस चीज़ की। जी हाँ, एक तो डिविजनल स्ट्रक्चर की और एक किसकी फ्रेंड्स, एक हमने बात की थी डिविजनल स्ट्रक्चर की, ऑल राइट, डिविजनल स्ट्रक्चर की, और एक हमने बात की थी किसकी, एक हमने बात की थी फंक्शनल स्ट्रक्चर की। याद आया कुछ मेरे दोस्तों, फंक्शनल स्ट्रक्चर की। देखिए, डिविजनल स्ट्रक्चर में हम चीज़ों को बांटते थे किस हिसाब से, हम चीज़ों को बांटते थे प्रोडक्ट वाइज। कैसे बांटते थे मेरे दोस्तों, प्रोडक्ट वाइज। और हम फंक्शन के स्ट्रक्चर में चीज़ों को बांटते थे वर्क वाइज। कैसे बांटते थे, वर्क वाइज। अब ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि चीज़ों को प्रोडक्ट वाइज और वर्क वाइज बांटा जा सकता है। अब प्रोडक्ट वाइज अगर हम बात करें तो मान के चलिए बजाज इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। मैं आपने देखा भी होगा, अगर मेरे जो स्टूडेंट्स 12th और ग्रेजुएशन में मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा कि मैं हर बार इसमें ये एग्जांपल ज़रूर देता हूँ। बजाज कंपनी के बारे में हर कोई जानता है। बजाज एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में एंटर हो रखी है। आज की डेट में आपको बजाज के होम अप्लायंसेस भी मिलेंगे, बजाज की बाइक्स भी मिलेंगी, बजाज फिनसर्व भी है। तो ये डिफरेंट एरियाज़ में डील करता है, तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट एरियाज़ हैं, तो इसका स्ट्रक्चर डिविजनल होगा। और अगर हम बात करें वर्क वाइज, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर लें, सपोज करो से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें परफ्यूम इंडस्ट्री से, पार्क एवेन्यू जो है, अगर हम बात करें पार्क एवेन्यू, वो किसकी अंदर डील करता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में डील करता है, हम सभी को पता है पार्क एवेन्यू। अब पार्क एवेन्यू परफ्यूम इंडस्ट्री में डील करता है, तो उसके प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। तो उस सिंगल प्रोडक्ट का अगर हम बात करें परचेस वर्क, उस सिंगल प्रोडक्ट का अगर हम बात करें प्रोडक्शन एरिया, उस सिंगल प्रोडक्ट का मार्केटिंग, उस सिंगल प्रोडक्ट का फाइनेंस, तो अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तो वह फंक्शन वाइज कहलाएगा। आई होप चीजें समझ आ रही हैं, और मेरे हिसाब से समझ आने से ज्यादा बेहतर है वर्ड यूज करना, याद आ रही हैं। ये चीजें हमने छोटी क्लासेस में कवर की हुई हैं, तो इस हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर तैयार करना आता है। सो वी कॉल इट ऑर्गेनाइजिंग, इसी को नाम देते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। सो इट इंक्लूड्स डिटरमिनिंग व्हाट टास्क आर टू बी डन, कौन सा कार्य करना है, हु इज टू डू देम, कौन ये करेगा, हाउ द टास्क आर टू बी ग्रुप्ड,
कैसे काम को ग्रुप करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ एम्फेसाइज करके जो चीज़ें बताई हैं, यही जो दो बातें हैं, ये ग्रुपिंग को लेकर मेरी कहलाई गई बातें हैं, समझाई गई बातें हैं। सो हु रिपोर्ट्स टू हुम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन किसका सीनियर है ये जानना, एंड कौन किसका सबॉर्डिनेट है ये जानना बहुत जरूरी है। एंड वेयर डिसीजन आर टू बी मेड, कहां फैसले लिए जाएंगे और किस पे लिए जाएंगे, वो सारा कार्य ऑर्गेनाइजिंग में होता है। सो नेक्स्ट है लीडिंग। देखिए मैनेजर का ये काम भी होता है कि वो क्या करे, वो लोगों को गाइड करे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंटेन्स पीपल, लोग होते हैं हर संस्था में, एंड इट इज मैनेजमेंट्स जॉब टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट दोस पीपल, लोगों को डायरेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना, उनको बताना, तालमेल उनमें स्टैब्लिश करना कि वो कैसे काम करें। ऑब्वियसली यही कहलाता है लीडिंग फंक्शन। व्हेन मैनेजर्स मोटिवेट एम्प्लॉइज, जब मैनेजर्स लोगों को मोटिवेट करते हैं, खासतौर पर एम्प्लॉइज को, डायरेक्ट द एक्टिवेट्स ऑफ अदर्स, लोगों को उनके काम बताते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल, चैनल, कैसे कम्युनिकेट करना है, लोगों में आई दिक्कतें परेशानियां सुलझाते हैं। सो इस तरह से वो लीडिंग करते हैं। तो लीडिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लीडिंग कुल मिला के टाइम टू टाइम गाइडिंग एक्शंस को ही दिया गया है, जिसका मीनिंग होता है आप टाइम टू टाइम गाइडिंग एक्शंस परफॉर्म करें, मोटिवेट करें, कम्युनिकेट करें, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस लेकर आएँ, तो वो काम भी मैनेजर का होता है। फिर आती है बात कंट्रोलिंग की। देखिए ये सब काम ऊपर के किए बेकार हैं अगर आप ये चीज़ ना देखें कि आपका किया काम अच्छे से हुआ या नहीं। तो जो काम हो गया उसको एक बार क्रॉस चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना, कोई कमी आई है एक्चुअल्स को देखकर वो पता लगाना, जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए उसके हिसाब से काम हुआ है नहीं हुआ, वही कहलाता है कंट्रोलिंग। सो टू एंश्योर दैट थिंग्स आर गोइंग एज दे शुड, जैसे उसको होना चाहिए था, मैनेजमेंट मस्ट मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस को देन कंपेयर किया जाता है जो हमने प्रीवियस सेट ऑफ गोल्स या कहे स्टैंडर्ड्स के साथ। सो इफ देयर आर एनी सिग्निफिकेंट डेविएशंस, अगर कोई अंतर आएंगे, इट इज मैनेजमेंट्स जॉब टू गेट द ऑर्गेनाइजेशन बैक ऑन बैक, उसे अपने सही स्थान पे लेकर आना। ऑलराइट, सो ये हुई बात हमारी कुछ मैनेजमेंट फंक्शंस की। तो ये काम मैनेजमेंट फंक्शंस के भी ऑब्वियसली कौन परफॉर्म करेगा? नो डाउट मेरे दोस्तों, मैनेजर्स ही परफॉर्म करेंगे। तो यहां तक हमने बात अभी तक मैनेजर्स के मीनिंग की, मैनेजर्स कौन होते हैं, मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स के बारे में हमने बात करी, वो क्या करते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं हमारी हुई है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के रोल्स की, जो अक्सर पूछा जाता है, ओबी के बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, मैनेजमेंट के रोल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल, सेकंड वन इज इंफॉर्मेशनल एंड थर्ड वन इज डिसीजनल। वेल मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो फ्रेंड्स, सच बताऊं अगर मैं आपको, तो 3 भी नहीं, यहाँ पे 10 फंक्शन थ्योरी है, मैनेजमेंट के 10 रोल थ्योरी है। ओहो ये कीबोर्ड, ये है 10 रोल्स थ्योरी, 10 रोल्स थ्योरी। ऑल राइट, 10 रोल्स थ्योरी। अब ये जो 10 रोल्स थ्योरी है फ्रेंड्स, ये 10 रोल्स थ्योरी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपके सामने। ये जो है इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट में कोई पर्टिकुलर राइटर की बुक लेते हैं, किसी राइटर की बुक में ये 10 रूल्स हैं, किसी राइटर की बुक में ये 3 रूल्स हैं। पर्टिकुलरली जो मैं जिस बुक से ये लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ, जिस बुक की हेल्प से और अपनी बातें इसमें एंटर करके डाल के इंफॉर्मेशन उस चीज़ को मिक्स करके आप तक मैं एक अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड करा पाता हूँ, तो उसमें चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाइड अप्रोच से दिया गया है। तो ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मेरी इस चैनल पे मैं अच्छी से अच्छी बुक से पहले नोट्स प्रिपेयर करके आप तक ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा पाऊँ। तो देखिए इसमें जो है ये 3 तरह के रोल्स में 10 रोल्स को क्लासिफाई किया गया है। तो मैंने यहाँ पे इंटरपर्सनल में जो बात करनी है वो क्या है देखते हैं। देखिए हर मैनेजर को कोई ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। जो ड्यूटी कैसी होती है, जो ड्यूटी वो इंडिविजुअली अपने नाम से जता पाए कि हाँ ये उसने किया है, जिसमें हम कह सकते हैं काइंड ऑफ सेरिमोनियल या सिंबॉलिक इन नेचर। देखो सेरिमोनियल का मतलब होता है ऐसे नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपके नाम से जानी जाएं, या सिंबॉलिक जो पता लगे कि हाँ मिस्टर तरुण ने ये काम किया है, मिस्टर पर्सन वाई ने ये काम किया है। आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं ऐसे मिस्टर राम ने ये वर्क किया है, मिस्टर सुधांशु गुप्ता ने ये वर्क किया है। तो ये सिंबॉलिक इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सपोज करो एक फैक्ट्री सुपरवाइजर
आज उसके पास एक कॉलेज स्टूडेंट का ग्रुप आया और उसको उसे पूरी फैक्ट्री का टूर कराना है उस कॉलेज स्टूडेंट को। मैं जब खुद पर्टिकुलरली जब मैं एमकॉम कर रहा था, मुझे आज भी याद है, हमें हमारे यहाँ दिल्ली में NSIC है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से उतरकर, तो हमें NSIC में लेकर गए थे हमारे एमकॉम के क्लास टीचर्स। तो NSIC नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, तो वहाँ पे हमें बेसिकली बताया गया था इंक्यूबेटर डिपार्टमेंट में कि किस तरीके से नया बिजनेस स्टैब्लिश किया जा सकता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, काफ़ी अच्छा दिन था मेरा वो। सो एमकॉम में मैंने वो चीज़ फील करी थी और उस समय NSIC के एक पर्सन को असाइन किया गया था कि जो हमें वो टूर करा पाएगा, वो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिलवाएगा। तो वो पर्सन, जैसे इस केस में वो फैक्ट्री सुपरवाइजर है, वो पर्सन ऐसे में कौन सा वर्क कर रहा है, वो कर रहा है फिगर हेड रोल। तो ये फिगर हेड रोल कहलाता है। तो एक मैनेजर का फिगर हेड रोल होता है, वो अपनी तरफ से क्या करता है, एक ग्रुप को उसको असाइन कर दिया जाता है और उस ग्रुप को वो क्या करता है, फिगर हेड रोल के जरिए अपनी जानकारी, अपने द्वारा जानकारी प्रोवाइड कराने का काम करता है। सो ये हुआ पहला रोल, फिगर हेड रोल। ये किसके अंडर आता है, ऑब्वियसली इंटरपर्सनल में आता है। नेक्स्ट है ऑल मैनेजर्स हैव अ लीडरशिप रोल। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो मार्क हैं, ये मैंने बताया ना 10 मार्क थ्योरी, 10 रोल थ्योरी, वो इससे कवर हो जाएगी, इससे आइडिया लग जाएगा कि 10 रोल्स कौन कौन से हैं। ऑल मैनेजर्स हैव अ लीडरशिप रोल ऑल्सो। सी, लीडरशिप रोल की हमने ऊपर ही बात करी। दिस रोल इंक्लूड्स हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज। लोगों को हायर करना, इवन फायर करना जब वो काम सही से नहीं करते, ट्रेन करना, मोटिवेट करना, डिसिप्लिन लेकर आना। थर्ड रोल कहलाता है इंटरपर्सनल के अंदर लिएजन। लिएजन एक ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहलाती है लिएजन। लिएजन रोल होता है, सी लिएजन का मतलब होता है जुड़ाव, जोड़ना, चीजों को जोड़ना, एक्टिविटीज को जोड़ना, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन से इंस्पायर्ड है ये लिएजन। सो इट मीन्स कॉन्टैक्टिंग आउटसाइडर्स हु प्रोवाइड, it means contacting outsiders who provide the managers with information. See, ये insider और outsider में से दोनों हो सकते हैं, तो outsiders as well as insiders भी लिख सकते हैं आप यहाँ। who provide the managers with information, जो मैनेजर को information provide कराते हैं। these may be individuals और groups inside और outside, हाँ आगे ना यही बात, inside और outside the ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बात इनसाइड और आउटसाइड दोनों की हो सकती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तब समझ आएगा। मान के चलो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेल्स मैनेजर है, उसे कोई इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है किनसे, जो क्वालिटी मैनेजर हैं, जो क्वालिटी चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में रह के, क्योंकि आगे वो उसी हिसाब से ऑर्डर लेंगे कि कैसी क्वालिटी पीछे से अलोकेट होगी उनको। तो ये जो रोल कहलाया, उन्होंने कम्युनिकेट किया ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही क्वालिटी मैनेजर से, सेल्स मैनेजर ने, तो ये रोल उनकी कंपनी का कहलाया इंटरनल लिएजन का। वेल, अगर यही काम वो सेल्स मैनेजर कॉन्टैक्ट आउट करें किनसे, किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव से, किसी मार्केटिंग ट्रेड एसोसिएशन द्वारा, अब वो किसी और एसोसिएशन द्वारा बाहर से ये इंफॉर्मेशन गैदर करें, सो दिस अटेम्प्ट इज कॉल्ड एज एन आउटसाइड लिएजन रिलेशनशिप। तो ये इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकते हैं। तो इसमें हमने इंटरपर्सनल में 2 बात करी, पहली 3 बात करी, माफी चाहता हूं, फिगर हेड, दूसरी बात करी लीडरशिप की, तीसरी हुई लिएजन रोल। ये तीनों रोल किसके अंडर आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये आ जाते हैं हमारे इंटरपर्सनल में। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल। सी, इंफॉर्मेशनल का मतलब होता है टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, जो कि एक मैनेजर ये टास्क बखूबी रोल प्ले करता है अपना। सो ये इंफॉर्मेशन पहले वो गैदर करता है कहीं ना कहीं, तो वो गैदर कहाँ से करता है, ये डिपेंड करता है कि वो डिग्री ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं। ऑफ कोर्स आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, थ्रू न्यूज़ चैनल्स, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन रीडिंग्स, थ्रू टॉकिंग विद अदर पीपल। तो इस तरह से उनको पब्लिक ओपिनियंस का पता लगता है, टेस्ट, कॉम्पिटिटर का चेंजिंग माइंडसेट, इससे वो अपनी इंफॉर्मेशन, वो जो इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला पाते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉनिटरिंग रोल, इसे ही कहते हैं मॉनिटरिंग रोल। मैनेजर ऑल्सो एक्ट एज अ कंड्यूट टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। मैनेजर्स का एक काम और होता है इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना, ट्रांसमिट करना, पहुंचाना मेंबर्स तक, इसे कहते हैं डिसेमिनेटर रोल। डिसेमिनेट करना, फैलाना इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा मैनेजर परफॉर्म करता है स्पोक्स पर्सन का रोल भी, जिसका मतलब होता है कि वो अपनी बात पहुंचाता है, तो वो एक स्पीकर बन जाता है, एक वक्ता। जैसे इस समय आप सब श्रोता हैं, आप सब एक लिसनर हैं और मैं एक स्पीकर हूं, आप सब मुझे सुन रहे हैं और मैं आपको बता पा रहा हूं अपने व्यूज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स की हेल्प से, और अपनी जो नॉलेज मैंने इस लेवल पे आकर अब तक सीखी है उसके बेसिस पे।
तो ये मेरा एक स्पोक्स पर्सन का रोल भी बन जाता है। तो यहाँ तक हमारे 6 रोल इस इंफॉर्मेशनल रोल्स तक कवर हो जाते हैं। तो 3 रोल कवर हुए हमारे किसमें, 3 रोल हमारे कवर हुए इंटरपर्सनल में और 3 हुए इंफॉर्मेशनल में। 3 कौन कौन से हुए इंटरपर्सनल में, फिगर हेड, लीडरशिप, लिएजन, और हमारे इंफॉर्मेशनल में 3 रोल कौन कौन से कवर हुए, पहला हुआ मॉनिटरिंग, दूसरा हुआ हमारा डिससेमिनेटिंग एंड तीसरा हुआ स्पोक्स पर्सन। और द लास्ट इसके अंदर आता है उसमें 4 रोल कवर्ड होंगे, वो है डिसीजनल रोल। जी हाँ, फैसला करने की घड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 रोल्स कवर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो दिस इंक्लूड 4 रोल्स दैट रिवॉल्व अराउंड मेकिंग चॉइसेस इन द एंटरप्रेन्योर रोल। इसमें पहला आता है एंटरप्रेन्योर रोल। मैनेजर्स इनिशिएट एंड ओवरसी न्यू प्रोजेक्ट्स दैट विल इंप्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। मैनेजर देखता है कि क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स और क्या क्या नई बातें वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकता है, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में सुधार लाया जा सके। ये एक एंटरप्रेन्योर ही करता है जो अपने लिए बेटर कर पाता है। देखिए ये चैनल आप ही लोगों का है, तरुण अनेजा क्लासेस। ये आपको मैं पहले बता दूं, आप लोग जो बोलते हैं, जैसा बोलते हैं, मैं वैसी वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं। ये मेरे एक खास व्यूअर ने स्पेशली डिमांड की थी कि सर आप ऐसी वीडियोस लेकर आइए जो कि बीबीए बीजीएमसी से रिलेटेड हो। उन्होंने मेरे साथ सिलेबस शेयर किया व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैंने ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेक्चर प्रिपेयर किया, जो मैं समझता हूँ कि आप बहुत से लोगों को हेल्प करेगा। मैं जब खुद भी एमकॉम कर रहा तो चीज़ें बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, खास तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करना बहुत मुश्किल बन जाता है जब आपको कोई पर्टिकुलर बुक अवेलेबल ना हो पाए। आपको जनरल बुक से इंटरनेशनल राइटर्स, इंडियन राइटर्स की बुक्स लेनी पड़ती हैं। कोई पर्टिकुलर सिलेबस का सपोर्ट नहीं होता, टेनियर्स नहीं होते, बट स्टिल आपको स्टडी करनी होती है। और वहाँ पे अगर ऐसे वीडियोस अगर आपको मिल जाएं, जैसी मैं आप तक प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ऐसी बात मैं समझता हूँ। तो ये आप लोगों के व्यूअर्स की वजह से ऐसा हो पाता है। ये आप ही लोगों का चैनल है, लेकिन स्टिल अभी फिलहाल इस चैनल का एंटरप्रेन्योर मैं ही हूं, तरुण अनेजा। मेरे डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं। डिसीजंस आपके बेसिस पे होते हैं, आपके कमेंट्स के बेसिस पे होते हैं। उसको एक तरह से बेसिकली फर्स्ट पर्सन बन के उसे लेता मैं हूं, और वो डेमोक्रेटिकली फैसले आप ही के ही होते हैं। सो अगर मैं बात करूं मेरा काम क्या है, मेरा काम यहां एक एंटरप्रेन्योर का है, जो मैंने यहां पे आपको बताया। एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे लिए क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने चाहिए, जैसा मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूं ये चैनल पे ये लेक्चर। सो ऐसे ही एक मैनेजर का काम है कि वो नए नए चीज़ें, वो बेसिकली जो पुरानी ओल्ड बेसिस चीज़ें हैं उस पर टिका हुआ ना रहे, वो ओल्ड कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वो नए नए कस्टमर्स को के साथ जुड़े। ये सब काम एक एंटरप्रेन्योर के होते हैं, ऐसा ही काम मैनेजर का भी होना चाहिए। दूसरा होता है इसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलर का रोल। सो मैनेजर टेक करेक्टिव एक्शंस। अगर कोई कमी आती है तो मैनेजर जो सही स्टेप्स लेता है समय समय पे, ताकि जो अनफॉर्सिन दिक्कतें हैं उससे निपटारा पाया जा सके, वो भी इसमें आता है। ये रोल कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलर का। उसमें जो तीसरा आता है वो आता है एज अ रिसोर्स एलोकेटर। जो मैनेजर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबली लिमिटेड रिसोर्स, देखो हम सब जानते हैं रिसोर्स लिमिटेड है, वेदर इट इज ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल और इवन मॉनेटरी रिसोर्स। पैसा सबके पास बहुत सा नहीं है। मैं भी लाइफ में बहुत दिक्कतें फेस करता हूँ पैसों को लेकर, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर। मैं अकेला ही हूँ जो मुझे सारे काम इस पे हैंडल करने होते हैं, वेदर इट इज नोट्स मेकिंग, वेदर इट इज वीडियो एडिटिंग, इवन वीडियो बनाना, एडिट करने से लेकर सारे काम, और फिजिकली मैं यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करता हूँ। इसी तरह से मैनेजर का काम होता है इन तीनों रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना, तो ये एलोकेटर फंक्शन कहलाता है, रिसोर्स एलोकेटर। और फाइनली मैनेजर परफॉर्म करता है नेगोशिएटर का रोल, जो टाइम टू टाइम क्या करता है, डिस्कस करता है इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन में जो दिक्कतें परेशानियां आती हैं उस पर बार्गेनिंग करता है, लोगों से डील करता है, और अच्छी बातें मैनेजर्स तक, ऑर्गेनाइजेशन तक लेके आ पाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एट द एंड ऑफ द डे एडवांटेजेस ही गेन हो पाएं। तो ये 3 इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल के अंदर 3 रोल्स के अंदर हमने 10 रोल थियोरी को डिस्कस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फ्रेंड्स दोबारा बोल रहा हूँ। मेरे एमकॉम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। आपके ग्रेजुएशन, आपके एमकॉम, आपके एमबीए, बीजीएमसी, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीकॉम प्रोग्रामिंग, कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे मैनेजमेंट स्किल्स की। देखिए एक मैनेजर के अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। देखिए ये स्किल्स की बात करें तो दिस इज ऑल सब्जेक्टिव, ऑलराइट। कोई भी स्किल अपने माँ के पेट से लेकर नहीं आता।
कई ऐसे होते हैं जो बॉर्न विद अ गोल्ड स्पून पैदा होते हैं, उनके ऑलरेडी उनके पास एक सोने के चम्मच के साथ वो आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास पहले से ही बॉर्न टैलेंट होता है। लेकिन कई लोग ये चीज़ें लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, राइट। तो मैनेजर्स नीड स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसेस जो उनको चाहिए होती हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। ऑब्वियसली मैनेजमेंट स्कॉलर्स ने इसे 3 एसेंशियल कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो जो कि हैं टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। ध्यान रहे कि ये मैनेजमेंट स्किल्स आप अपनी टाइम टू टाइम लर्निंग के थ्रू ही इसे और अच्छा कर पाते हैं। जिस दिन मैंने अपना पहला लेक्चर इस चैनल पे अपलोड किया था शायद उतना मैं स्किल्ड नहीं था, और जब मैं आज इतने सारे लेक्चर्स ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस के काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। 12th क्लास का पूरा कंप्लीट बिजनेस स्टडी का कोर्स अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं वर्क करता रहता हूँ, तो मुझे लगा मेरे स्किल्स बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से एक मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो इन तीनों स्किल्स पे लर्निंग के थ्रू ही वर्क करता है। सो टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड हमारे कंसेप्चुअल स्किल्स वन बाय वन बात करते हैं। पहला है टेक्निकल स्किल्स। देखिए, टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो इसमें क्या शामिल है? इट इनकम्पासेस द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज। ऑलराइट, टेक्निकली आप क्या समझते हैं? देखो यार, बात बहुत सिंपल सी है, ठीक है। मेरे को जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके माइंड में आया आपको घर खरीदना है, आपको घर खरीदने से पहले आपको कोई लोन पास करवाना है, और आमतौर पे लोन जो होम लोन पास करते हैं वो आमतौर पे घर का नक्शा मांगते हैं। तो अब आप घर का नक्शा बनवाने के लिए किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास? ऑब्वियसली नॉट यार। कॉमन सेंस, आप सिविल इंजीनियर के पास जाओगे या किसी ऐसे पर्सन के पास जाओगे जिसको उसकी नॉलेज होगी। आप बीमार हो, आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। आपके दांत में दर्द, आप किसके पास जाओगे? डेंटल सर्जन के पास। तो वो सही पर्सन क्या है? जिसको उसकी टेक्निकल नॉलेज है, उसको टेक्निकल नो हाउ पता है, उस काम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो व्हेन यू थिंक ऑफ द स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल्स जैसे सिविल इंजीनियर्स, डेंटल सर्जन, यू टिपिकली फोकस ऑन देयर टेक्निकल स्किल्स। ऐसे ही लोगों के पास जाओगे ना, राइट। अब अगर आपको कोई स्टडी की नॉलेज है, स्टडी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप किसी टीचर के पास आओगे, ऑफ कोर्स। तो एक पर्सन एक पर्टिकुलर काम के लिए बना होता है जिसके पास उस चीज़ की नॉलेज होती है। सो हर जॉब जो होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, और वो आप डेवलप करते हैं अपने काम पे, अपने काम के दौरान टेक्निकल स्किल्स। आप मानो या ना मानो, आप चाहे कोई भी कोर्स क्यों ना कर रहे हो, वेदर इट इज़ बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीजीएमसी, एमकॉम, एमबीए और कोई XYZ कोर्स। प्लीज़ ये माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट ये सच है यार कि हमारे देश में इन कोर्सेज़ में अगर थोड़े बहुत कोर्सेज़ की बात करें, बीबीए या बीजीएमसी जैसे कोर्सेज़, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उनको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। बाकी आप सभी जानते ही हो आपके साथ क्या हो रहा है। मैं किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, कोई मैं हेट नहीं चाहता, बट स्टिल हम सभी जानते हैं हमारे पूरी ज़िंदगी हमारी किस में निकल जाती है? इंटरनल्स में रटते हुए, एक्सटर्नल्स के अंदर उससे पहले प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, असाइनमेंट्स बनाते हुए, यहाँ से कॉपी वहाँ से पेस्ट किया, असाइनमेंट हैंड ओवर किया। बहुत बुरा हाल है। कोई प्रैक्टिकल विजिट नहीं होती, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर नहीं जाते। मैं समझता हूँ ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ये अच्छी चीज़ हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड की नहीं है। टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल ज़ीरो हैं आजकल बच्चों के। यार मैं अपनी भी बात करूँ, एमकॉम तक तो हमें टेक्निकली कहीं लेकर गए नहीं थे। एमकॉम पे आया तो शायद हमारी 4-5 विजिट हुई। बीकॉम ऑनर्स के दौरान तो हम बस पढ़ाई करके निकल गए। ये मानो या ना मानो, बिल्कुल 12th जैसा हाल था बीकॉम ऑनर्स में भी। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी चीज़ है। सो टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो आप जॉब के दौरान ही सीख पाते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वेल उसके बाद आती है बात ह्यूमन स्किल्स की। तो एबिलिटी टू वर्क विद अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स डिफाइंस ह्यूमन स्किल्स। आप कैसे इंडिविजुअली लोगों को और ग्रुप्स में लोगों को हैंडल करते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, ट्राई टू मोटिवेट अदर पीपल। एज अ मैनेजर आप हमेशा ये एफर्ट करेंगे, लोगों की बात समझेंगे और अपनी बात समझाएंगे। आज समय बदल चुका है, आज कोरोना टाइम चल रहा है, कोविड-19 की वजह से लोग घर में बैठे हैं। अब ऑब्वियसली बहुत से लोगों की सैलरी कट होगी, बहुत से लोगों की नहीं भी होगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर लेबर मार्केट कंडीशंस जैसी भी हों, आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज इन शॉर्ट सप्लाई। अगर आप में वाकई में आउटस्टैंडिंग एफर्ट करने के अगर आपके अंदर ऐसे स्किल्स हैं, तो आप इस कोविड-19 के टाइम पे भी आप अच्छे लेवल पे सैलरी अर्न कर सकते हैं। विद फ्लाइंग कलर्स आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप में स्किल्स नहीं है तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, सॉरी टू से, हार्ड वर्ड्स हैं। आप
अभी इस समय प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। अब ऐसे में एक मैनेजर का रोल निकल के आता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी प्रॉब्लम के टाइम पे क्या करे, उनको समझे और अपनी बात समझाए कि हम क्यों उनकी सैलरी कट कर रहे हैं। सो मैनी पीपल आर टेक्निकली प्रोफिशिएंट, बट टेक्निकली उनको काम आता है, बट वो ह्यूमन स्किल्स में बहुत पुअर होते हैं, तो वो लोगों की बात सुन नहीं पाते या अपनी बात बता नहीं पाते। दोनों ही कहीं ना कहीं बड़े मुश्किलात पैदा करते हैं उनके लिए। सो इट विल क्रिएट अ डिफिकल्टी टू मैनेज कन्फ्लिक्ट्स, जो बहुत बुरा हो जाता है किसी मैनेजर के लिए। सो बिकॉज मैनेजर गेट थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल, जैसे कि हमने ऊपर बात करी, सो उनमें ह्यूमन स्किल्स का, कम्युनिकेशन का, मोटिवेट और डेलीगेशन का स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा प्री रेक्विजिट है, पहले से की गई तैयारी होनी चाहिए कि उनमें ये स्किल्स पाए जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्चुअल स्किल्स। जी हाँ, कंसेप्ट क्लैरिटी ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बात करें मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, चलिए ठीक है, मैं आ गया, मुंह उठाया, मैंने लेक्चर बना लिया, क्या ऐसा किया मैंने? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये चीज़ बस मैंने ऐसी एक बहुत जल्दबाजी में चीज़ें क्रिएट की हैं? फ्रेंड्स, चीज़ें बनाने में आप मानो या ना मानो, एक YouTube लेक्चर को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। यहाँ बैठकर जब मैं बोल रहा हूँ मेरी आंखें नम हो गई हैं ये बात बोलते हुए, क्योंकि वो मेहनत मैं करता हूँ, और उस मेहनत करने के बाद कहीं जाके मैं आप तक ये लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, ये सोच के कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, और हम जैसों को सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। और वो सपोर्ट कैसे आएगा दोस्तों? वो सपोर्ट आएगा आप जब हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए यार, अगर आपको नहीं आती यार खुशी से डिसलाइक कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिसलाइक करने के साथ साथ बताना चाहिए हमें कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। मैं आपके उस ऑप्शन को देखूंगा, समझूंगा, कमेंट में आप जो लिखेंगे कि क्या कमी रह गई मेरे अंदर, मैं उसे सुधारूंगा। मैं हमेशा आगे बढ़ने की सोचता हूं, मैं कभी पीछे रहने की नहीं सोचता। मैंने 12th पढ़ाने के बाद ये नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी भर 12th पढ़ाऊंगा। मैंने आज बीकॉम पढ़ाना शुरू किया, बीकॉम ऑनर्स पढ़ाना शुरू किया, बीबीए पढ़ाता हूं मैं, बीजीएमसी पढ़ाता हूं मैं, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ाता हूं मैं, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पढ़ाता हूं मैं। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं हमेशा आगे की सोचता हूं। मैं चाहता हूं मेरे में कोई कमी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या अच्छा करना है, क्या अच्छा चाहिए, वो बताइए मुझे प्लीज। तो ये एक रिक्वेस्ट है ताकि मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाए। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुंह उठा के वीडियो नहीं बनाता, मेरी भी कंसेप्ट क्लैरिटी है तभी बना पाता हूं। तो एक मैनेजर की कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस मुंह उठाया आ गया और आगे बोलने लग गया, नहीं। आप कुछ बोलते हैं तो पहले आप मेंटली उसे अपने माइंड में क्रिएट कीजिए कि आपको बोलना क्या है। मैनेजर्स मस्ट हैव द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। आपके सामने दिक्कत है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, क्या करोगे? उनके साथ साथ अपना भी सर फड़वा लो, यही करोगे ना? जी नहीं, ये नहीं करना। आपको उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, उस समय की मांग ये है। सो दीज टास्क रिक्वायर कंसेप्चुअल स्किल्स। आपको पता होना चाहिए कि किस समय मुंह में से क्या बोलना है, मुंह से क्या बोलना है, क्या शब्द निकालने हैं, कैसे बोलना है, कब कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, ये आपको पता होना चाहिए। सो डिसीजन मेकिंग फॉर इंस्टांस रिक्वायर मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, वो दिक्कतें समझ पाएं, डेवलप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू करेक्ट दोज प्रॉब्लम्स एंड इवैल्यूएट दोज ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड सिलेक्टिंग बेस्ट वन। वो देखें कि कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे, और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के बाद आपके पास क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप दूर करेंगे, उसमें से बेस्ट तरीका ढूंढना। तो ये 3 तरह के स्किल्स आप में होने चाहिए एज अ मैनेजर: टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल स्किल्स। एंड बिलीव मी मेरे दोस्तों, आप आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस लेवल पे, किस स्टैंडर्ड पे हैं। आप जब अपने ऑन द जॉब जाएंगे तो सब तब जाके ही ये ट्रेनिंग, ये स्किल्स गेन कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और ये समय के साथ आप लर्निंग के थ्रू ही कर पाएंगे, और लर्निंग का अलग से चैप्टर भी हम इसमें पढ़ेंगे। सो फाइनली नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ओबी। ये एक बहुत बड़ा समय है, इट्स अ हाई टाइम टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ ओबी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के संसार में आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने मैनेजर्स के बारे में। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना, बिकॉज एक मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है अगर हम बात करें ओबी के सब्जेक्ट मैटर के बारे में। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि ओबी है क्या, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और सिंपली कॉल्ड ओबी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो 3 चीज़ों को मिला के बनता है। जी हाँ, इंडिविजुअल, हमारे ग्रुप स्टडी और स्ट्रक्चर। पहले इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति
मिलते हैं, वो आपस में ग्रुप्स बनाते हैं, ऐसे बहुत से ग्रुप्स बना के एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सो उन तीनों को एक साथ लेके चलना, उसे ऑर्गेनाइज करना एक पर्पसफुली, ताकि एक इफेक्टिव डिसीजन लिया जा सके और गोल अचीव हो सके, उसी को ही नाम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। जिस दायरे में रह के आप ये सब करते हैं, वही दायरा, वो एरिया कहलाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो इट इज सिंपली कॉल्ड ओबी। ओबी मीन्स अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये वो स्टडी की फील्ड है जहां आप इन्वेस्टिगेट करते हैं इम्पैक्ट जो इंडिविजुअल, ग्रुप्स और स्ट्रक्चर पे लाए जाते हैं, जैसा मैं बहुत बार बता चुका हूं। विच हैव एन स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन पे बिहेवियर, इनके इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर और स्ट्रक्चरल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज, ये क्यों आप इन तीनों के इंडिविजुअली बिहेवियर पढ़ेंगे? बिकॉज आप इनके थ्रू क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस ला पाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप वर्क को परफॉर्म करा पाएंगे। सो आप कह सकते हैं एक तरह से ओबी अप्लाइज द नॉलेज, ये सारी नॉलेज, इंडिविजुअल नॉलेज, ग्रुप नॉलेज, स्ट्रक्चर नॉलेज लेकर आता है। उसके थ्रू ये क्या करता है, उसके थ्रू इन ऑर्डर टू मेक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क मोर इफेक्टिवली, ये काम को और इफेक्टिवली एंड इफेक्टिवनेस ला पाता है काम में। सो इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने बात लोगों से यहाँ पे मैनेजर्स की है, जो मैं ऊपर बहुत मेहनत से बता चुका हूँ। एंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, कैसे उनका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा, मैनेजर्स की बिहेवियर कैसे इफेक्ट करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ बात मैनेजर्स की है, आगे चल के इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें हम बात हमारे एम्प्लॉयज़ की भी करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अभी ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो भी खत्म नहीं होता, इसमें आगे और भी बहुत कुछ है। अभी तो आज हमारा पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ओबी का। इसी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ओबी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हमारा दूसरा लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़, मैं फर्स्ट टाइम एम कर रहा हूँ, आप मेरे इस वीडियो पे अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 20 लाइक्स कर दीजिए। 20 लाइक्स अगर आप कर देंगे तो मैं अपना इसका दूसरा लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा बहुत जल्द। आप ये कल कर दीजिए, परसों कर दीजिए, मैं 1 दिन में, 2 दिन में ही आपके लिए ये दूसरा लेक्चर इसका लेकर आ जाऊंगा। तो प्लीज़, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जब सब्सक्राइब कीजिए तरुण अनेजा क्लासेस एंड उस बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी, आपके लिए आप तक सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।